आज अपन शुरुआत करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर की। इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ पढ़ेंगे अपन, जैसे पहले तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले मोल। क्या पढ़ेंगे अपन? मोल। मोल क्या है? मोल क्या है? 1 किलो क्या होता है? 1 kg क्या होता है? किसी भी चीज़ को नापने की यूनिट। 1 लीटर क्या है? यूनिट। ऐसे ही मोल भी एक यूनिट है। मोल क्या है? मोल भी एक यूनिट है जिससे अपन कोई भी एक काउंटिंग यूनिट है। मोल भी क्या है? काउंटिंग। जैसे लीटर काउंटिंग यूनिट है, केजी काउंटिंग यूनिट है, और भी बहुत सी काउंटिंग यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। कैसी यूनिट है? काउंटिंग। इस मोल क्या करता है? गणना करता है किसी चीज़ के नंबर्स। मोल क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। भार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक मोल कोई भी चीज़ हो सकती है। एक मोल भार वजन हो सकता है, एक मोल संख्या हो सकती है, एक मोल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक मोल आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या है? काउंटिंग यूनिट है। तो जैसे केजी ऐसा यूनिट है, लीटर ऐसा यूनिट है, ऐसे ही मोल भी ऐसा यूनिट है। क्या है? ऐसा यूनिट। इतना पता है अपन को, है ना? मोल भी क्या है? ऐसा यूनिट है। तो अब अपन, एक मोल क्या होता है? एक मोल होता क्या है? एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का अपन देखो कई मतलब होते हैं। एक मोल होता क्या है? एक मोल एक काउंटिंग यूनिट है। अब ये काउंटिंग यूनिट है तो अपन क्या करते हैं? जैसे 1 kg क्या होती है? पहले तो 1 kg की परिभाषा लिखते हैं। 1 kg क्या है? 1 kg क्या है? वजन है। वजन नापने की यूनिट है। फिर 1 kg किसके बराबर है? अपन अपन हमेशा देखते हैं कि एक, अगर पुराने ज़माने में 1 kg का बाँट होता है ना? बाँट, उससे अपन 1 kg तोल के बराबर करते हैं। नए ज़माने में क्या आता है कि 1 kg भार को लेते हैं, वेट। वेट को लिया जाता है। अब इसमें जो मशीन होती है, मशीन ने भी तो कहीं नापा है ना 1 kg को। तो जो 1 kg है ना, 1 kg, वो क्या है कि इंग्लैंड, लंदन में एक गोला रखा है। उस गोले को, उस गोले का भार है, वजन है, वो 1 kg है। तो जो 1 kg यूनिट अपन नापते हैं वो उस गोले के सापेक्ष नापते हैं, इस गोले के सापेक्ष नापते हैं। ऐसे ही 1 लीटर भी, किसी कोई द्रव है, उस द्रव के आयतन के सापेक्ष अपन 1 लीटर लेते हैं। ऐसे ही हर यूनिट की एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 1 kg उस गोले के वजन के बराबर हो गया, तो जहाँ भी पूरी दुनिया में 1 kg नापा जाएगा वो उस गोले के वजन के बराबर ही नापा जाएगा, उतना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और उसके अलावा किसी और से नापा तो वो गलत है। चाहे हो तो का, चाहे अपने पास भी 1 kg का पार्ट रखा है, उसके सापेक्ष अपन 1 kg का वजन नहीं नाप सकते, क्योंकि नापा तो असली में उस गोले के सापेक्ष जाएगा, क्योंकि वो गोला ही 1 kg का असली वजन बनाया गया है। तो ऐसे ही एक मोल को क्या बनाया गया है? अब अपन एक मोल को देखते हैं। एक मोल, तो एक मोल किसके लिए ले गए हैं? तो पहली बात तो ये पदार्थों के लिए है। पदार्थ, पदार्थ में क्या हो सकते हैं? पदार्थ अणु हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है, आयन हो सकता है ना? परमाणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, है ना? न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पदार्थ। ठीक है। एक पदार्थ चीनी के दाने भी हो सकते हैं, रेत के कण भी हो सकते हैं, रेत के कण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एक मोल पदार्थ। अब अपन पदार्थ के लिए ले रहे हैं। एक मोल गैस का, गैस भी हो सकते हैं, गैस कुछ भी हो सकता है पदार्थ। तो अब एक मोल पदार्थ, है ना? अब एक मोल पदार्थ है, परिभाषा मैं बता रहा हूँ मोल की। एक मोल पदार्थ, है ना, के कण। अब एक मोल पदार्थ में कितने कण हैं? जैसे परमाणु लिए हैं तो कितने परमाणु हैं, अणु लिए हैं तो कितने अणु लिए हैं, चीनी के दाने लिए हैं तो कितने दाने लिए हैं। तो अपन देख, यहाँ पर कण की बात कर रहे हैं।
वजन की बात नहीं की है अपन ने। जैसे 1 kg में तो भार लिया है, लीटर में आयतन लिया है, तो यहाँ पर कण की बात कर रही है। यानी ये एक नंबर यूनिट है, ये एक नंबर यूनिट है। मोल मतलब संख्या, संख्या ही तो बताएगा, है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि एक मोल पदार्थ के कण, अब कण, अब एक मोल पदार्थ के कण की संख्या। अब जैसे एक मोल पदार्थ लिया अपन ने, उसके कण की संख्या, उस पदार्थ के कणों की संख्या अब बराबर किसके लेनी है। जैसे यहाँ पर गोले का वजन लिया गया है 1 kg के वजन के बराबर, तो ऐसे ही एक मोल पदार्थ के कण की संख्या बराबर मानी गई है। कार्बन, अब कार्बन कौन सा, कार्बन के दो अप्रूव होते हैं, C12 और एक होता है C14। तो अपन C12 कार्बन, है ना, C12 कार्बन के, C12 कार्बन है, उसके C12 कार्बन है, उसके 12 ग्राम कार्बन। अपन ने C12 कार्बन, C12 कार्बन का मतलब है अपन एक स्पेसिफाइड समस्थानिक की बात कर रहे हैं, एक समस्थानिक की बात कर रहे हैं कि C12 कार्बन होना चाहिए, C14 वाला नहीं होना चाहिए। कोई सा भी कार्बन के साथ सापेक्ष नहीं ले सकते। जैसे गोला है ना, वो लंदन में रखा गोला ही 1 kg का असली वजन बताता है, तो ऐसे ही एक मोल पदार्थ के कण की संख्या की असली वैल्यू C12 कार्बन के 12 ग्राम कार्बन में है। 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु हैं, परमाणु की संख्या है, उतने परमाणु, अब उतने परमाणु या अणु, आयन, यानी अपन तो पदार्थ लेंगे ना, उतने पदार्थ के कण एक मोल होते हैं। ये इसकी परिभाषा है, समझ आई। मतलब एक मोल क्या है कि C12 समस्थानिक कार्बन है, उसका 12 ग्राम कार्बन लो। जैसे अपन ने C12 कार्बन उठाया, है ना, उसका 12 ग्राम ले लिया। अब अपन ने काउंट किया कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के परमाणु हैं। अपन ने मान लिया कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या Na है ना। तो ये Na संख्या है जो एक मोल है, ये Na है जो एक मोल है। एक मोल क्या है, ये संख्या है एक मोल। जैसे अपन ने एक मोल चीनी की बात करी, है ना, अपन ने एक मोल चीनी की बात करी, तो अपन क्या करेंगे, C12 कार्बन उठाया, उसमें से उसका 12 ग्राम लिया, उसके परमाणु की संख्या, उसके परमाणु की संख्या देखी, संख्या कितनी आई, एक C12 कार्बन के 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या आई, मान लो Na, कोई भी परमाणु की संख्या आ गई, तो इतने परमाणु अपन, इतने संख्या के परमाणु आए, है ना। Na की वैल्यू क्या होती है, आवोगाद्रो ने कैलकुलेट करके बताई, Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नंबर कार्बन के परमाणु आए इसमें C12 में। तो इतने इतने दाने लेंगे अपन चीनी के, इतने चीनी के दाने लिए तो वो, इतने चीनी के दाने लिए तो वो हो जाएगी एक मोल चीनी। अगर इतने अपन ने जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये हो जाएंगे एक मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो C12 कार्बन में, C12 कार्बन है, उसके 12 ग्राम, जो 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या Na है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं Na को। इसे एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो C12 कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, Na। अब Na की वैल्यू तो सबको पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23। अब अपन को कोई भी कह रहा है कि एक मोल कितना होता है, तो अपन सीधा कह सकते हैं एक मोल में उतने किसी भी चीज़ के कण होने चाहिए जितने C12 कार्बन के 12 ग्राम कार्बन में है, 12 ग्राम कार्बन के परमाणु के
में परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6.23। तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि एक मोल का सीधा मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 कण। अब अपन कण किसके ले रहे हैं? जैसे चीनी ले रहे हैं अपन 1 मोल, 1 मोल चीनी कितनी होगी? इसको 1 मोल चीनी कितनी होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू चीनी के दाने। इतने चीनी के दाने ले लो, ये हो जाएगी 1 मोल चीनी। जैसे अपन बात करते हैं, है ना, कि 1 मोल NaCl चाहिए अपन को। अब NaCl एक यौगिक है, मतलब अणु है, तो NaCl का एक अणु, है ना, एक अणु। अब नंबर्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर अपन मोल किस में ले रहे हैं? नंबर्स में, है ना। तो 1 मोल NaCl चाहिए, तो अपन को 1 मोल NaCl कैसे करेंगे? NaCl के अणुओं की संख्या को गिनेंगे, और गिन के कितने करेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु लेंगे NaCl के, ये हो जाएगा NaCl। अब देखो यहाँ पर NaCl को काउंट करना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो मोल तो अपन निकाल सकते हैं आराम से NaCl के, लेकिन काउंटिंग में बहुत दिक्कत आएगी। अगर 1 मोल बात करें अपन, 1 मोल, जैसे 1 मोल अपन बात करते हैं आम की, 1 मोल आम की बात करते हैं, तो अपन क्या करेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 आम ले लेंगे, वो हो जाएंगे 1 मोल। तो आम तो कैलकुलेटेबल यूनिट है, मतलब इसको आम को तो गिन सकते हैं हाथों से, पर NaCl को थोड़ी ना गिना जा सकता। तो इसके लिए मोल की और भी परिभाषाएं निकाली गई है। इतना समझ आया कि मोल क्या है? इतना तो समझ आ गया होगा कि C12 कार्बन एक समस्थानिक, C12 कार्बन है जो समस्थानिक है। उस कार्बन की 12 ग्राम कार्बन में अपन ने क्या किया है कि 12 ग्राम कार्बन ले लिया, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन उठा के रख लिया। अब उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक परमाणु को गिन लिया। 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या जितनी आएगी वो 1 मोल है। इतना समझ आ गया अपन को, बस ये 1 मोल है। तो 1 मोल अणु, आयन, अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखो संख्या के अनुसार अगर मोल निकालने जाएं, पहली बात तो अपन निकाल रहे हैं संख्या के अनुसार मोल, है ना। तो संख्या के अनुसार जब मोल निकाल रहे हैं अपन, संख्या के अनुसार मोल निकाल रहे हैं, तो 1 मोल कोई भी, जैसे परमाणु कितना होगा? 1 मोल परमाणु कितना होगा? 1 मोल परमाणु होगा 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। इतने परमाणु कैलकुलेट कर लो। या फिर 1 मोल अणु कितने होंगे? अणु कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ऐसे ही 1 मोल आयन की बात करेंगे तो Na आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो Na इलेक्ट्रॉन। इतना तो समझ आ गया आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ये तो बहुत आसान बात है जो समझ आ चुकी है एकदम अच्छे से। अब अपन अब अपन देखो बात करते हैं कि जो NCERT टर्म क्या यूज करती है। देखो NCERT की न्यू टर्म्स है कुछ। NCERT क्या बोलती है कि 1 ग्राम आयन, है ना, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु, है ना। ये कुछ NCERT की टर्म्स हैं। जैसे 1 GM आयन, इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं 1 GM एटम, 1 GM मॉलिक्यूल। ये NCERT की कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स का मतलब होता है, जैसे ग्राम के बाद कोई भी चीज़ लगा दी, ग्राम के बाद परमाणु लगा दिया, अणु लगा दिया, तो वो 1 मोल हो जाता है, 1 मोल परमाणु, है ना। ये NCERT की मोल को लिखने की एक न्यू टर्म है। NCERT मोल ही लिख रही है लेकिन थोड़ा अलग लैंग्वेज में, तो ये सब 1 मोल हो जाएंगे। पर जो लगाया है वही, जैसे यहाँ पर आयन लगाया है तो ये आयन होगा, ये परमाणु लगाया है तो ये परमाणु होगा, ये अणु लगाया है तो ये 1 मोल अणु होगा, है ना। ये NCERT की न्यू टर्म्स हैं।
है ना, ये एनसीईआरटी की न्यू टर्म्स हैं, तो ये अपन को याद रखनी है। तो अब देखो, अभी जैसे कोई बोल रहा है कि 1 ग्राम NaCl परमाणु, अभी इसमें देखो 1 ग्राम NaCl के परमाणु हो गए, तो ये 1 मोल NaCl नहीं है। इसमें बताया गया है कि इसमें NaCl का 1 ग्राम लिया है, 1 ग्राम परमाणु लिए हैं। यानी NaCl के 1 ग्राम NaCl के परमाणुओं का द्रव्यमान 1 ग्राम है। इसका मतलब बीच में कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। 1 ग्राम परमाणु फिर NaCl आना चाहिए। 1 ग्राम परमाणु NaCl, तो 1 ग्राम परमाणु का मतलब हो जाएगा 1 मोल परमाणु। ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। अब अपन बात करते हैं कि अब अपन थोड़ी कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिए अपन ने, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मतलब क्या। अब जैसे मान ले अपन ने क्या किया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अपन को तो पता कितना है कि बस 1 मोल इलेक्ट्रॉन में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने C12 कार्बन के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है, और परमाणु की संख्या बस C12 का कार्बन में कितनी है, Na। अब तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा Na इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा Na इलेक्ट्रॉन। अब Na इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, Na होते हैं 16.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब अपन को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg में, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इसको गुणा कर दो। एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये kg में आ जाएगा, ये 23 है, ये -31 है, तो माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के बचेंगे कितने, 7 नहीं, 7 नहीं, 8, माइनस के 8। अब अपन को कैलकुलेट करना है 6.023 इंटू 9.1 को। इसको जब कैलकुलेट करते हैं अपन, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 5.48 इंटू 10⁻⁻4। -7 kg में। अगर ग्राम में लेना है तो 5.48 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। क्योंकि ग्राम में लेते हैं तो भाग दे देते हैं ना अपन, केजी को 1000 से गुना कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। यही होता है ना, 1 kg इजिकल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इजिकल टू 1 kg बाई 1000, बस। हाँ, भाग देंगे तो ये नीचे भाग देंगे 1000 का, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कैलकुलेट होगा। केजी में है ना ये, हाँ देख लेना। अब अपन बात करते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। अब अपन बात करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो देखो 1 मोल
इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखना है अपन को, है ना, आवेश कितना होगा। तो देखो वही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, इलेक्ट्रॉन यही होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये एटम वाले चैप्टर में पहले सेकंड पन्ने पे लिख रखा है सर ने। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1. इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश हो चाहे नेगेटिव आवेश हो बराबर होता है, क्योंकि आवेश क्वांटीकृत राशि है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन में एक मोल इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं, तो गुना कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये टोटल आवेश आ जाएगा। और ये टोटल आवेश जो वैल्यू आती है ना एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, ये होती है 96,500 कूलाम। कूलाम यूनिट में आ रहा है ना, 96,500 कूलाम। और ये जो वैल्यू होती है वो 1 फैराडे के बराबर होती है। ये कुछ मतलब 96,489 कुछ ऐसी वैल्यू आती है, उसको 96,500 ले लेते हैं, तो ये 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, अब मोलों की संख्या की गणना करना। अब देखो एक मोल कितना होता है, एक मोल बराबर होता है Na अणु, Na कण। अगर अपन को 2 मोल लेने हैं तो 2 मोल हो जाएंगे 2Na कण, है ना। 10 मोल हो जाएंगे, जैसे n मोल लिए अपन ने, है ना, n मोल लिए तो वो हो जाएंगे Na कण। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो जो मोल हैं, मोल हैं, मोल, है ना, इसकी अगर मोल निकालने हो अपन को, मोल निकालें तो यहाँ से मोल कितने हो जाएंगे, ये n मोल कण कितने हो जाएंगे Na, है ना। जैसे n मोल हैं तो उसको Na से गुणा कर दो, इतने कण हो जाएंगे उसमें। अब मोल निकालें अपन, मोल फॉर्मूला बनाए, मोल क्या होगा, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी दी गई है n, जो भी दी गई है बटे एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है Na, एक मोल में कणों की संख्या मैंने यहाँ से निकाला है, इसको एक मोल सो और ये n मोल, इन दोनों को बराबर करते हैं अपन। जैसे एक मोल में कणों की संख्या कितनी है Na कण, n मोल में कितने हैं Na, तो अपन n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, n की कितने मोल होंगे, तो मोल n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी n/Na। ये क्या है Na, ये n है, ये जो है Na बटे Na। अब जो Na है ना, ये Na यही कणों की संख्या है। ढंग से देखें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो n इजिकल टू क्या आएगा, मोल n इंटू Na, मोल n इंटू Na, यही कणों की संख्या है। तो मोल का सूत्र क्या बना, मोल बराबर होगा कणों की संख्या n बटे Na। ये है मोल का फॉर्मूला। अब मोल के और भी फॉर्मूले होते हैं, ये तो एक ऑथेंटिक फार्मूला है, पर अपन इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते हर चीज़ को। आयंस कहाँ तक गिनने बैठेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, और 10 मोल हुए तो उनको 10 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ तक गिनते बैठेंगे। तो इसके लिए और भी इसकी सहायक यूनिट्स हैं मोल की, मोल ज्ञात करने की। जैसे यदि द्रव्यमान दिया है, अगर यदि अपन को द्रव्यमान दिया है
तो अपन क्या करते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान दे दिया, जैसे पदार्थ का द्रव्यमान उसने कुछ भी डब्लू दे दिया ग्राम में, है ना, तो अपन को मोल निकालने हैं, तो मोल मोल इक्वल टू क्या लेंगे अपन, उस पदार्थ है उसका द्रव्यमान ग्राम में ले लिया, है ना, बटे, अब देखो ग्राम में ले रहे हैं, यहाँ पे मैं खुद लिख रहा हूँ अच्छे से ग्राम में, है ना, ग्राम में बटे उसका मोलर भार लेंगे अपन यहाँ पर, मोलर भार, और मोलर भार क्या होता है, एम होता है मोलर मास, ठीक है। अपन मोलर भार, और ये मोलर भार क्या होता है, एक मोल का भार होगा ये एक मोल का भार है। अगर किसी का द्रव्यमान एएमयू में भी तो दे रखा होता है, एएमयू में दे रखा है, तो जैसे 12 एएमयू दे दिया कार्बन का, 16 एएमयू ऑक्सीजन का दे दिया, तो अपन को क्या लेंगे, 1 मोल कैसे निकालेंगे फिर उसका, तो उसका भार, है ना, एएमयू में बटे उसका मोलिकुलर भार लेंगे अपन यहाँ पर, जैसे परमाणु है तो उसका परमाणु भार, है ना, अगर कोई अणु है तो उसका आणविक भार, ये एएमयू में होता है, एएमयू में उसका परमाणु भार या उसका आणविक भार लेंगे अपन, समझ में आ रहा है इतना। अब जैसे ये तो इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला बना अपने पास, मोल बराबर क्या होता है, N/Na, एक अगर वेट दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो मोल बराबर अपन लिख सकते हैं उसका भार, वेट जो, और उसका मोलर मास। अगर यहाँ पर उसका मोलर मास है ना, एक मोल का भार वो बराबर होता है उसका आणविक भार के, आणविक भार या परमाणु भार के बराबर ही होता है, पर अंतर किसका होता है, यहाँ पर वन, यहाँ पर जो यूनिट होगी, जैसे एक कार्बन का मोलर मास कितना होगा, 12 ग्राम, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम, लेकिन कार्बन का आणविक भार कितना होगा, 12 एएमयू, यह आणविक भार है, यूनिट्स का खेला है, बस यूनिट्स का खेल है बस। तो अब अपने पास दो फॉर्मूले आ गए, मोल बराबर, एक तो आ गया N/Na, एक आ गया वेट बाई मोलर वेट, दोनों मोल बराबर ही हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपस में रिलेटेड हुए, है ना, क्योंकि है तो मोल के ही फॉर्मूले। तो यहाँ से अपन, अगर यहाँ पर अपन को देखो, Na अपन को पता है फिक्स वैल्यू है, मोलर मास अपन को कोई भी चीज़ का पता हो जाता है, जैसे कार्बन का मोलर मास फिक्स है 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, CaCO3 का होता है कितना, 40 ग्राम, तो ऐसे अपन को फिक्स पता है ना, सर ने लिखा रखे हैं, ये याद करने हैं। तो यहाँ से अगर जैसे अपन को कोई किसी के कणों की संख्या दे दी, कि जैसे 1 × 10⁻60 कणों की संख्या है, तो उसका अपन वजन नहीं निकाल सकते क्या, जैसे ऑक्सीजन के कणों की संख्या दे दी 1 × 10⁻60, ये उसके कण दे दिए, तो और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम, ये पता है अपन को 6.023 × 10⁻23 ग्राम, 23, तो अपन यहाँ से वेट नहीं निकाल सकते क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और वेट निकाल दो, तो ऑक्सीजन का भार नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अपन को रिलेशन पता होना चाहिए, कैसे क्या निकाल सकते हैं, समझ आ रहा है। तो अब गैसेस के लिए ये देखो, ये वाले दोनों फॉर्मूले हैं, अपन वो किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं। यहाँ अपन ने पदार्थ बात करी है, पदार्थ, तो पदार्थ द्रव भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो, यहाँ ये दोनों फॉर्मूले इन दो किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं अपन। लेकिन अगर गैसेस की बात की जाए, फिक्स अगर एक पर्टिकुलर बात अपन गैसेस की करें, तो उनके लिए मोल निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, और मोल निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, कि मोल बराबर होता है गैस का आयतन, है ना, और गैस का मोलर आयतन, गैस का
मोलर आयतन। अब देखो गैस का मोलर आयतन क्या होता है, गैस का एक मोल गैस का आयतन, मोलर आयतन क्या होता है, एक मोल गैस का आयतन। अब एक मोल गैस का आयतन ही तो मोलर आयतन होगा, तो गैस का आयतन बटे मोलर आयतन। तो अपन क्या लेंगे, मोल बराबर गैस के लिए, ये सिर्फ गैसेज के लिए है, तो मोल बराबर क्या होगा, वी लीटर में, है ना, लीटर में लेंगे, है ना, बटे गैस, एक मोल गैस का आयतन। अब देखो अपन बात कर रहे हैं एक मोल गैस का आयतन, तो एक मोल गैस का आयतन तो फिक्स होगा, सीधी सी बात है, एक मोल गैस कोई सी भी हो उसका आयतन तो फिक्स होगा। तो अपन के पास दो मेजरमेंट यूनिट्स होती है, एक होती है एनटीपी, एक होती है एसटीपी। अपन सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे, ये पुरानी एसटीपी नई एसटीपी इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, बस अपन को अपना काम निकालना है। तो एनटीपी और एसटीपी पे अपन को करना क्या है, अगर एनटीपी दे रखा है तो प्रेशर अपन को एटीएम में लेना है, टेम्परेचर अपन को सेल्सियस में लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, प्रेशर अपन को इसमें लेना है। तो यहाँ पर जो एक मोल गैस का आयतन आएगा ना, एक मोल गैस का आयतन वो होगा 22.4 लीटर। सीधी सी बात है, कोई लेना देना नहीं है, अपन को कुछ भी नहीं करना। और इसमें प्रेशर है जो बार में लेना है एसटीपी पर, और टेम्परेचर है वो 0 डिग्री केल्विन लेना है ना। अब इसमें ओल्ड एसटीपी है और एक न्यू एसटीपी है। ओल्ड एसटीपी बोला है मतलब नॉर्मल एसटीपी लिखा है उसने कि एक, यानी एसटीपी पर गैस का आयतन इतना दिया गया है, इसके मोल निकालो, तो इसने कुछ भी नहीं बोला कि ओल्ड है कि न्यू है, तो अपन को 22.4 लीटर ही लेना है ना। और न्यू खुद बोले वो, तब अपन को प्रेशर बार में लेना है, फिक्स है। यहाँ पर एटीएम में लेंगे, यहाँ पर बार में लेंगे प्रेशर, और बार में प्रेशर लेंगे, और गैस का मोलर आयतन जो होगा वो 22.7 होगा न्यू एसटीपी के लिए। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले, एनटीपी बोले एसटीपी बोले, तो अपन को 22.4 लेना है। लेकिन लेकिन एसटीपी पर अपन को न्यू के लिए 22.7 लेना है। तो नॉर्मली अपन को सॉल्व करना किससे है, एसटीपी लेनी है तो एसटीपी के लिए 22.7 लेने हैं, एनटीपी के लिए 22.4 लेने हैं, बात खत्म। एसटीपी के लिए लेना है अपन को 22.7, एनटीपी के लिए लेना है अपन को 22.4, बात खत्म। इसके अलावा अपन को कुछ भी नहीं करना है एनटीपी एसटीपी में। इतना समझ आ गया होगा। तो अब मोल की जो टोटल परिभाषा है वो क्या बन के आई है अपने पास, मोल एन इजिकल टू, अपने पास आ रहे हैं एन बाई एन ए इजिकल टू वेट बाई मोलर मास, है ना। वी गैस एट एनटीपी, वी गैस एट एनटीपी, ये बन के आ रही है अपने पास 22.4, वी गैस एट एसटीपी ये बन के आ रही है अपने पास 22.7। ये इसके फॉर्मूले आ रहे हैं। अब अपन किसी भी दो फॉर्मूले को बराबर कर, एक की 3 की वैल्यू दे रखी है तो एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोल तो यहाँ से अपन किसी भी चीज़ के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे एन नंबर ऑफ आयंस दे रखे हैं, नंबर ऑफ परमाणु दे रखे हैं, कोई भी नंबर ऑफ कण दे रखे हैं, तो एन बाई एन ए करके क्या पूछा गया है, गैस का आयतन पूछा गया है, किस पे पूछा गया है, एनटीपी पर, तो बराबर कर दो वी गैस एट एनटीपी बटे 22.4, सिंपल है। अगर जैसे अपन को भार दे रखा है किसी भी चीज़ का, तो भार बटे मोलर मास बराबर करना है। पूछना क्या है अपन को, पूछ रहा है कि कणों की संख्या कितनी होंगी, तो एन बाई एन ए, इनको मल्टीप्लाई कर दो, एन निकालना है यहाँ से, तो डब्लू इंटू एन ए बाई एम एम। तो इन फॉर्मूलों को अपन इस तरह से काम ले सकते हैं, जो कि अपन क्वेश्चंस में देखेंगे आगे। तो अगला टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। देखो एटॉमिक जो मास यूनिट है,
एटॉमिक मास यूनिट को ही एएमयू कहते हैं, इसी को अपन यू से मेजर करते हैं। तो वही है 1 एएमयू क्या होगा, ये एटॉमिक मास यूनिट है। पहली बात तो मास के लिए है, ये पता होना चाहिए अपन को। किसके लिए है? मास के लिए। तो अपन परमाणु भार के मापन की इकाई है ये। तो 1 एएमयू होगा क्या? तो अपन देखते हैं कि 1 एएमयू इजिकल टू 1/12, यानी अपन ने एक किसी चीज़ को 1/12 भाग किए उसके, है ना। तो किसके कर रहे हैं अपन? 1/12 भाग कर रहे हैं अपन कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। तो अपन को करना क्या है? अपन को 1/12 करना है। अब 1/12 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अपन जो कार्बन लेते हैं वो समस्थानिक 12 है। उसका मतलब एक कार्बन लिया अपन ने, है ना। एक कार्बन लिया अपन ने, उस कार्बन एक कार्बन में कितना वजन है उसका, ये नंबर है, ये इसके ये इसका जेड होता है, कोई भी एक्स तत्व होता है, ये इसका जेड होता है, ये इसका ये कितना है, इसका 12 है। तो एक एक कार्बन में 12 है इसका द्रव्यमान संख्या, है ना। तो अपन को 1 ग्राम कार्बन का एक द्रव्यमान संख्या लेनी है ना। अब देखो अपन कहते हैं ना कि कार्बन 12 को ही क्यों लिया, कार्बन 12 को ही क्यों लिया, तो इसका एक फंडा ये है कि कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 है जो इसका एटॉमिक मास यूनिट है। एक तो कार्बन सब जगह उपलब्ध हो जाता है, पहली बात। अपन कहते हैं कि ऑक्सीजन 16 भी तो ले सकते हैं, है ना। तो जो ये 16 है ना, ये एक्चुअल में 16 है ही नहीं, ये 16.0000 कुछ नंबर है। जैसे हाइड्रोजन 1H1 है तो ये 1 नहीं, 1.00 ये 9 है, कुछ ऐसी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये त्रुटि उत्पन्न कर देती है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट किया, लेकिन कार्बन है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये 12 का 12 ही है। तो इसलिए अपन कार्बन को एक सापेक्ष यूनिट मानते हैं, कार्बन के सापेक्ष यूनिट का मेजरमेंट करते हैं इसलिए। अब कार्बन के सापेक्ष यूनिट का मेजरमेंट करते हैं तो अपन को द्रव्यमान संख्या तो एक लेनी है। एक एएमयू क्या है? ये एक एएमयू अपन लेते हैं तो क्या करेंगे, कार्बन 12 है उसका 1 ग्राम ले लिया, एक परमाणु लिया उठाया। कार्बन एक एएमयू है जो एटॉमिक मास यूनिट है, एटम के लेवल की मास यूनिट है ये। भार भार क्या है? ग्राम क्या है? ग्राम तो केजी लेवल की यूनिट है, केजी। 1 ग्राम में तो बहुत ज़्यादा परमाणु हो जाते हैं, 1 ग्राम में। 1 ग्राम में तो अपन बहुत ज़्यादा परमाणु निकालेंगे, अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो ये एटॉमिक यूनिट है, तो ये C12 कार्बन का एक परमाणु उठा लिया अपन ने। अब एक परमाणु उठाया तो एक परमाणु का एटॉमिक यूनिट आया है, एटॉमिक जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 है। अब 12 थोड़ी ना लेनी है अपन को द्रव्यमान संख्या, अपन को तो उसे एक लेना है, तो उसमें 12 का भाग दे दो, ये 12 से 12 कट जाएगा। तो जो द्रव्यमान संख्या है, जो द्रव्यमान संख्या है वो आ जाएगी 1। यहाँ से 12 का भाग इसलिए देते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 करो C12 की एक परमाणु के भार को, तब एक एएमयू आएगा। तो एक एएमयू देखो, C1/12 इंटू C12 के एक परमाणु का भार कितना है? 12। तो 12 इंटू 12 तो एक एएमयू आ गया। समझ आया? अब एक एएमयू का मेजरमेंट तो आपको समझ आ गया अच्छे से, है ना। अब अपन देखते हैं कि एक एएमयू बराबर क्या होता है। एक एएमयू बराबर होता है 1/12 ऑफ 12। अब ये 12 क्या है? ये 12 द्रव्यमान संख्या है ना। तो अगर अपन बात करें कि अपन ने जैसे कार्बन का 12 ग्राम ले लिया, है ना, तो 12 ग्राम के मोल कितने हो जाएंगे? अगर अपन मोल निकालते हैं तो 12 ग्राम के मोल कितने हो जाएंगे? मोल होंगे 12/Na, यही तो होगा। अब 12 से तो 12 गया,
अब एक AMU बराबर क्या आ गया, 1/Na, और 1/Na का मतलब 1/6.023 इंटू 10⁻23। तो अब देखो 23 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 23, और इसमें इसका भाग देंगे तो लगभग जो वैल्यू कट पिट के आएगी वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगी। ये है एक AMU, यानी एक AMU है वो 1 ग्राम का 1.66 इंटू 10⁻24 टाइम्स है। मतलब अगर 1 ग्राम को निकाला जाए, 1 ग्राम को, तो 1 AMU इंटू बटे में करेंगे अपन 1.66 इंटू 10⁻24, जो 24 है इधर ऊपर जाएगा, यानी एक AMU का लगभग 24 टाइम है 1 ग्राम। इतना बड़ा है 1 ग्राम 1 AMU से। 1 ग्राम है जो 1 AMU से इतना बड़ा है। समझ आ रहा है? तो अपन कोई भी, जैसे अपन को दे दिया 12 AMU कार्बन दिया, तो 12 AMU कार्बन को अपन ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 1 AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 12 AMU बराबर ग्राम में कितना हो जाएगा, 12 गुना 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1.6 की जगह 1/Na ले लें, तो 1/Na लेना आसान रहेगा क्योंकि Na से Na कटना बहुत आसान रहेगा। तो 12 AMU का द्रव्यमान कितना होगा, 12 इंटू 1/Na ग्राम। 1.6 इंटू 24 है, ये 1/Na ही तो है, ये 1/Na ही तो है। तो इसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो सर ने ये देखो ये लिखा रखा है कि एटॉमिक मास यूनिट में जो लिखा रखा है वो सही है। C12 के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम रहता है, अर्थात C12 के Na परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है। सही बात है। C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12/Na ग्राम हो जाएगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान 12/Na ग्राम आ गया, है ना। तो अब एक AMU बराबर कितना है, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है 12/Na ग्राम, 1/12 इंटू 12/Na ग्राम, तो 1/Na ग्राम आ जाएगा एक AMU। तो सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसको पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा बिल्कुल, और मैंने भी समझा दिया है। तो अगला अपन अब देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मैंने बता दिया है, मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बताऊंगा बार बार। ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है, इसे ग्राम मोल इनवर्स से निरूपित करते हैं। ये सब ये मेजर यूनिट है, ये अपन को याद ही करनी है। परमाणु भार, परमाणु व्यवहार क्या होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु व्यवहार एटॉमिक मास जिसे AMU में लिखते हैं, जहाँ पे A क्या है, द्रव्यमान संख्या है किसी भी। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये अपन के कोई काम का नहीं है, इसको अपन ना भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सापेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, अपन को रिलेटिव करना है। रिलेटिव सापेक्षिक चीज़ क्या होती है, किसी के सापेक्ष नापना। तो अपन सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान नाप लेते हैं। तो अपन जैसे सापेक्षिक परमाणु के मापन का आधुनिक पैमाना क्या है, C12। C12 भी है, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। हाँ सर ने वो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना सिखाया, वो मैं सिखा देता हूँ कि जैसे C12 है, उसके एक मोल, C12 है, उसके एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना है, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान मतलब C12 का मोलर मास कितना है। मोलर मास ये था एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, मोलर मास है वो 12 ग्राम है ना। तो C12 के मोल, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। तो C12 में परमाणु, C12 है, इसमें एक मोल परमाणु, एक मोल का मतलब होता है Na परमाणु, है ना। Na परमाणु, Na परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ, Na परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम। तो एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12/Na, है ना। तो ये C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया। ऐसे ही O16 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12/16/Na, ऐसे निकाल सकते हैं अपन।
तो एक परमाणु का द्रव्यमान इतना आ गया है ना, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना आया, और एक परमाणु का द्रव्यमान है वो ही एक एएमयू होता है। एक एएमयू बराबर C1/12 इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान एक, तो ये क्या है 1/12 इंटू एक परमाणु द्रव्यमान 12 भाई Na आया, तो इससे ये गया, तो ये 1/Na बचा। 1/Na को अपन 1.6, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए अच्छे से, जो चीज़ वैल्यू है वो वैल्यू है और वो याद होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं सापेक्षिक। देखो सापेक्षिक अपन को पता है कि अपन सापेक्ष में किसके ले रहे हैं, C12 के, तो C12 के सापेक्ष ले रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखते हैं किसी भी तत्व का पर एक परमाणु का द्रव्यमान ले लिया अपन ने, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, कोई भी तत्व है उसका एक परमाणु का द्रव्यमान, कोई भी तत्व है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान बटे एक एएमयू। अब एक एएमयू क्या होता है, वही होता है ये वाला, एक एएमयू बराबर होता है 1/12 इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान किसका, कार्बन का, C12 कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो यही सापेक्षिक द्रव्यमान है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान भी एएमयू में है और ये भी एएमयू, एक से ये गया। तो क्या करना है, किसी भी चीज़ का अपन को एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है, जैसे 16 एएमयू, 23 एएमयू, ये O का है, ये Na का है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है अपन को, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है, तो इसमें से एएमयू को हटा दो, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 16, Na के लिए हो जाएगा 23, बात खत्म, कोई काम का नहीं है, आएगा भी नहीं। बस ये समझ आना चाहिए अपन को, ये वाला एक परमाणु का द्रव्यमान बटे एक एएमयू, रिलेटिव मास का फॉर्मूला। और एक एएमयू को होता है 1/12 इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। ये क्वेश्चन समझाया भी था मैंने पिछली वीडियो में, वो भी पैमाने पे आधारित था, तो वो इसी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट से ही हो रहा है ना। तो अपन अब ग्राम परमाणुीय द्रव्यमान क्या होता है, देखो ग्राम परमाणुीय द्रव्यमान यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो ग्राम परमाणु, मैंने क्या बोला, ग्राम परमाणु, जहां भी एनसीईआरटी यूज लेगी उसका मतलब 1 मोल होगा, 1 मोल परमाणु। तो ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। तो ये एएमयू में तो नहीं आएगा, ये आएगा ग्राम में, सीधी सी बात है, ग्राम परमाणु की द्रव्यमान है। तो देखो अभी इसमें सर ने एग्जांपल दिया है He24। पहली बात तो ये है क्या, ये हीलियम है, हीलियम परमाणु है। हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4, यानी इसका जो ए है एटॉमिक नंबर वो 4 है। तो हीलियम परमाणु का भार कितना होगा, अभी ये बोल रहा है कि हीलियम परमाणु बोल दिया ना, तो परमाणु का मतलब क्या हो गया, एएमयू में आएगा। तो हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना का, 4 एएमयू। लेकिन हीलियम परमाणु का परमाणु भार हो गया ये। अब एक परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान भी 4 एएमयू होगा, सीधी सही बात है। अब ये अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलते कि हीलियम के एक ग्राम परमाणु का वास्तविक भार क्या होगा, 1/4 इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, वो होता है 1/Na, या फिर 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है वास्तविक भार। क्योंकि अपन की वास्तविक यूनिट में वास्तविक भार की जो मापन की यूनिट जो है वो केजी या फिर ग्राम है, तो एएमयू नहीं है। एएमयू एक सापेक्षिक यूनिट नहीं है, एएमयू है वो एक सिर्फ पैमाना है मापन का। समझ आया, पन्ने भरते ही जा रहे हैं बस। तो अब अपन को देखते हैं कि हीलियम, अब देखो अपन बात कर रहे हैं He24, ये एक एग्जांपल लिया है वैसे अपन ने। अब अपन बात करें तो देखो He24 की
कि मोलर मास कितना होगा, मोलर मास या फिर मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान होगा 4 ग्राम। सीधी सी बात है, ग्राम में यूनिट आनी चाहिए। अब 4 ग्राम पर मोल होता है, 1 मोल का द्रव्यमान दे रहे हैं ना, तो पर मोल। ठीक है। अब हीलियम में हीलियम के Na परमाणुओं का द्रव्यमान। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जा सकता है। हीलियम है, हीलियम के Na परमाणु। एक बात बताओ, एक मोल में, यहाँ देखते हैं, एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, Na। सही बात है ना, एक मोल में संख्या कितनी होती है, Na। तो Na तो ये बोल ही रहा है कि Na संख्या है, तो Na संख्या का मतलब एक मोल नहीं होता है क्या? तो Na परमाणु का मतलब होगा एक मोल परमाणु। ये समझ आना चाहिए, ये जो लैंग्वेज है ये क्वेश्चन में यूज होती है और ये जो अपन को समझनी है। तो जो Na परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, 4 ग्राम। सीधी सी बात है, 4 ग्राम होगा, ना कि 4 ग्राम पर मोल होगा, क्योंकि एक मोल का परमाणु भार पूछ रहा है ना। अब हीलियम का ग्राम परमाणु भार, अब ये बोल दे हीलियम का ग्राम परमाणुवीय भार। अब देखो ग्राम परमाणुवीय भार, मैंने क्या बोला, ग्राम के बाद परमाणु आ रहा है, तो ये 1 मोल होगा। 1 मोल का भार कितना होगा, वही 4 ग्राम। AMU नहीं होगा, यहाँ पर मोल आ रहा है, मोल जब आएगा जब AMU नहीं आता है, सीधी सी बात है। अब हीलियम का सापेक्षिक परमाणु भार, हीलियम का अपन रिलेटिव एटॉमिक मास देखें तो वो क्या होगा, 4, और उसमें यूनिट मत लगाओ बस। अब जो सर ने ये मोलर द्रव्यमान परमाणु भार लिखा रखे हैं वो अपन को याद करने हैं। अब ये सब याद हो जाएंगे तो सर ने पहला क्वेश्चन कराया कि Fe के एक परमाणु का द्रव्यमान है। अब इसमें 3-4 चीज दे रखे हैं। Fe दिया है, Fe का पहली बात तो अपन को पता होना चाहिए कि Fe के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, एक परमाणु का द्रव्यमान, समझ आ रहा है? एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान किस में लेते हैं अपन, AMU में, सीधी सी बात है। तो Fe के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, पहली बात तो 56 AMU होता है ये, है ना। अब 56 AMU को अगर अपन ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 इंटू 1/Na, या 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 माइनस में ग्राम में, तो ये भी एक परमाणु का द्रव्यमान है। अगर अपन देखो तीनों चीज आ गई ना, तो ये है। किसी तत्व, अब अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान 10.8 इंटू 10⁻23 ग्राम है, तो अब ये क्या बोल रहा है, वो तत्व होगा, है ना। तो देखो पर एक परमाणु का द्रव्यमान, इस पहली बात तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक परमाणु का द्रव्यमान, क्या दिया है, एक परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया है। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 10.8 इंटू 10⁻23 ग्राम। एक परमाणु का द्रव्यमान दिया है इतना। अब वो तत्व होगा, अभी इसने बोला है तत्व होगा। अपन को पता है परमाणु का द्रव्यमान होता है AMU में, है ना। एक AMU बराबर अपन ने पढ़ा है कि 1/Na होता है, या फिर ग्राम में लिया जाए तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है एक AMU का द्रव्यमान। अब इसने एक परमाणु का द्रव्यमान दे दिया इतना, है ना, इतना ग्राम द्रव्यमान दे दिया, है ना। और इसने पूछा है कि उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, वो परमाणु होगा, उसने परमाणु दिए हैं, Na दिया है, Cu दिया है, Zn दिया है, Ag दिया है। अब पहले तो अपन को इनका सबका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। देखो Na का 23 होता है, Cu का कितना होता है, Cu का 40 Cu का 40 नहीं होता, Cu का 63.5 होता है, Ca का 40 होता है, Zn का कितना होता है, Zn का 65 होता है, ये अपन को याद होने चाहिए। Ag का कितना होता है, Ag का 108 होता है। तो अपन को ये वैल्यू निकालनी है, तो पता चल जाएगा कि जौन सी वैल्यू आएगी। अब ये एक AMU बराबर 1/Na है और 1/Na इतना है। तो देखो
अब ये अपन को ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। एक एएमयू बराबर 1/na है। अब अपन को दिया है 10.8 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम दिए हैं। इन ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करें तो 1 एएमयू इंटू एन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1/na हो जाएगा। ग्राम इज इक्वल टू 1 एएमयू इंटू एन हो जाएगा। ये ग्राम ही तो है, ये एक ग्राम में भाग दिया अपन ने एन का, है ना, ये ग्राम ही तो है। या फिर अपन लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एएमयू बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ये होता है। तो एएमयू तो अपन को दिया नहीं है, ये तो अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को पता क्या है, इसने एक परमाणु का द्रव्यमान इतना दिया है, इसने परमाणु का द्रव्यमान दिया है इतना, मतलब 1 ग्राम का परमाणु द्रव्यमान तो इतना होता है ना। अब 1 ग्राम है, उसमें Na एएमयू होंगे, है ना। तो 10.8 इंटू 10⁻23 ग्राम में कितने एएमयू होंगे, ये निकालना है अपन को सीधी सी भाषा में। ये है क्वेश्चन का मतलब। 10.8 इंटू 10⁻, 1 ग्राम में NaAMU, है ना, या फिर AMU बटे 1.6 इंटू 10⁻24 ये होता है। तो इसमें ग्राम में कितने AMU होंगे, इसे निकालने के लिए इससे गुणा कर दो, है ना। तो 10.8 इंटू 23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23। अब इससे 23 से 23 गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आ जाएगा 65 AMU। सीधी सी बात है। इसने वजन दे दिया अपन को, वजन में इसको गुणा कर देंगे तो ये AMU में आ जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत आसान है, कर सकते हैं अपन अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 12 देखो अगला क्वेश्चन अच्छा है, अगला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 52 ग्राम AMU दिया है। AMU हीलियम में परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे अपन 52 ग्राम हीलियम में। अब देख AMU दिया है और ये भार है, तो अपन ने मैंने क्या बताया कि मोल बराबर क्या होता है, N/Na। अब परमाणुओं की संख्या दे रखी है तो परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो N/Na निकालेंगे। N/Na इक्वल टू भार। अब भार किस में दिया है, AMU में, तो AMU लेंगे। AMU में दे रखा है तो यहाँ पर एटॉमिक मास लेंगे अपन, परमाणुविक भार, परमाणु द्रव्यमान। तो इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर देंगे। N/Na इजिकल टू भार कितना है 52, और ये कितना दे रखा है 52 AMU। एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का, मैंने एक एटॉमिक मास मतलब हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 4 AMU में लेंगे तो AMU से AMU गया, ये चल जाएगा 13 टाइम्स, ये N इजिकल टू आएगा 13 Na। अब Na को अपन 13 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 लिख सकते। कितना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परमाणुवीय गैस के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान इतना है तो गैस का परमाणु भार होगा। एक परमाणुवीय गैस के अणु कितने दिए हैं, इसने N दिया है 3.11 इंटू 10⁻22। इसने ये नंबर दिया है, यानी ये संख्या दी है। गैस के अणुओं की संख्या इतनी है, परमाणुओं की संख्या, और उसके परमाणुओं का द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान यानी वेट दिया है इसने 0.2 ग्राम। कोई दिक्कत तो ये पूछ क्या रहा है, गैस का परमाणु भार कितना होगा, गैस का एटॉमिक मास यूनिट पूछ रहा है ना। गैस का परमाणु भार का परमाणु भार पूछ रहा है ये गैस का।
गैस का परमाणु भार पूछ रहा है, सीधी सी बात, हमें अपन को लगाना क्या है, N/Na इजिकल टू भार बाई इसका परमाणु भार, सीधी सी बात है। भार n कितना दे रखा है, 3.011 इंटू 10⁻23 बाई Na कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। और इजिकल टू भार कितना दे रखा है इसने, 0.2। अब ये अपन को m निकालना है, सीधी सी बात है। ये कितना गया, 2, ये गया 2 इंटू 2 इजिकल टू आ जाएगा 0.04 ग्राम। 0.0, ये 22 है, ये 22 है, ये 1 बचेगा, ये 10 बचेगा, 10 के चल जाएगा तो 4 ग्राम आ जाएगा। अब 4 ग्राम किसका होता है, ये हीलियम का होता है। तो आंसर में हीलियम दे या 4 ग्राम दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन क्वेश्चनों में अणु भार या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अभी तक अपन बात कर रहे हैं वो परमाणुओं के लिए बात की है। अगर यही बात अपन अणु के लिए कर दें तो वो हो जाएगा उसका आणविक द्रव्यमान। तो मैं आगे पढ़ाऊँ, कितना टाइम हो गया, और तेरी 7 बजने वाले हैं। देखो मुझे ये पढ़ाना चाहिए क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं ट्राई, तभी तो मुझे पता लगेगा तुमने कितना सीखा। तो मैं ये थोड़ा सा तो पढ़ाऊँगा, उसके बाद तुम ये आवोगाद्रो का नियम, ये तो तुम्हें आता है। घनत्व से पहले के क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे तुम्हें, घनत्व से पहले के क्वेश्चंस ट्राई करके आना। कल की क्लास जब ही लगेगी जब घनत्व के क्वेश्चंस ट्राई होंगे, तो घनत्व तक के क्वेश्चंस होने चाहिए, और इसमें से जितने ना हो वो मुझसे पूछना। तो आणविक भार, मोलिकुलर मास क्या होता है, देखो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एक परमाणु द्रव्यमान। तो मोलिकुलर मास क्या होगा, एक अणु का द्रव्यमान, इसे एएमयू में लिखते हैं, सीधी सी बात है। परमाणु द्रव्यमान भी तो अपन एएमयू में लिखेंगे, एएमयू। तो मोलिकुलर मास भी अपन एएमयू में लिखेंगे, ये मोलर मास नहीं है। मोलर मास होता है 1 मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में, ये मोलिकुलर मास है। जैसे H2O का लेंगे, H2O का मोलर मास निकालना है, अणु है। अब अणु का एक एक परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं अपन। H2O का H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, H के अणु कितने हैं, 2 इंटू इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है H का 1, ये हो गया, प्लस O का कितना है, एक परमाणु है, और इसका O का कितना होता है 16, तो ये टोटल हो जाएगा 18 EMU। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आसान है और बहुत समझने वाला टॉपिक भी है। समझ आ रहा है। अब अपन वही चीज़ जो अपन ने हीलियम परमाणु के लिए निकाले वही निकालते हैं। इसका देखो मोलिकुलर मास तो हो गया, मोलिकुलर मास हो गया 18 AMU। अगर अपन बात करें इसका मोलर मास, H2O का मोलर मास, मोलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास या मोलर द्रव्यमान एक ही बात है। एक मोल H2O का भार कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, H2O का एक मोल का द्रव्यमान होगा 18 ग्राम, वही है, सब कुछ सेम है, 18 ग्राम होगा। H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान, पहले वहाँ अपन हीलियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान पूछ रहे थे, अब यहाँ H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा 18 EMU, 18 ग्राम होगा। ग्राम आणविक द्रव्यमान मतलब 1 मोल, 1 मोल ग्राम आणविक आ गया, ग्राम आणविक आ गया, तो 1 मोल, तो 1 मोल का 18 ग्राम। H2O का सापेक्षिक में यूनिट हटा दो, सिंपल है, 18 खत्म। H2O का अनुपात 18 AMU, H2O का एक मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम, H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम, H2O का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन में यूनिट का खेल हो सकता है, नहीं होगा, क्वेश्चन में यूनिट का खेल हो सकता है। 18 ग्राम पर मोल ये मोलर मास है। अगर ये बोल दे क्वेश्चन में दे दिया 18 ग्राम पर मोल H2O है, क्या है, तो ये एक मोलर मास है,
ये मोलर मास है ये। तो अब तुम्हें ये ग्लूकोज का, जल में एक अणु का है, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्लास यहीं तक रहेगी। पसीना आ गया, थक गया मैं। तो ये क्लास यहीं तक रहेगी। अब तुम्हें यहाँ तक के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जितने बन जाएं उतने करो। आराम से समझ समझ के क्लास लो, नोट्स बगल में रखो क्लास के, बिल्कुल देखते हुए। मैंने नोट्स नहीं लिखाए हैं बिल्कुल भी, क्योंकि नोट्स पहले से ही लिखे हुए हैं, उन्हें बाद में दोबारा लिखाने से मतलब क्या। तो मैं समझा रहा हूँ बस। मैंने बहुत लंबे, मुझे पता है बहुत ज़्यादा समझा दिया एक ही दिन में, लेकिन इतना आना चाहिए। ये चैप्टर 2-2 बार ले रखा है तो इतना आना चाहिए। तो बस क्वेश्चंस करो यहाँ तक के, कल तक यहाँ तक के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे, नहीं आए मैं उनको बताऊंगा, पर जो हो जाएंगे मैं उनमें क्यों टाइम बर्बाद करूंगा, है ना।